हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ एक्सिस बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट जो पेश किए गए आज, उसका किस तरीके का इम्पैक्ट बाज़ार पर पड़ सकता है, वो रिज़ल्ट कैसे रहे, उससे पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो बाकी रिज़ल्ट आने वाले हैं उन पर कैसा असर दिखता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर उसका असर हमें कैसा देखने के लिए मिल सकता है और रिज़ल्ट की जो बारीकियां हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिएगा, मेरा जो डिसीजन है वो आपको हो सकता है कि हमारी बायस्ड लगे, लेकिन हमारी बैंक निफ्टी में दोनों साइड पोजीशंस रहती हैं, कॉल भी और पुट भी हम दोनों बेच के रखते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी तेज़ी मंदी दोनों रहती हैं। बट स्लाइटली पोजीशंस हमारी मंदी की तरफ अभी है हाल फिलहाल में, और हम तकरीबन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास के से ज़्यादा की हमने मंदी बनाई हुई है, यानी कि हम 1000 पॉइंट के आसपास, उसके बाद हमारी जो पोजीशन है वो पूरी की पूरी हैज है, मतलब चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो। तो सीधी सी बात ये है कि मैं आपके साथ डिस्क्लोज़र के बाद ही वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो मैं हालांकि बायस्ड होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। जैसे रिजल्ट होंगे वो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि पिछले क्वार्टर रिजल्ट से और इस क्वार्टर रिजल्ट में बदला क्या है। देखिएगा, पिछले क्वार्टर रिजल्ट से लेके और इस क्वार्टर रिजल्ट के बीच में तकरीबन 10% के आसपास एक्सिस बैंक का शेयर प्राइस मूव किया है, और अगर पिछले 6 महीने के दौरान अगर हम बात करें तो ये शेयर 17% का राइज जो है इसने दिया है। तो तकरीबन 17% का राइज पिछले 6 महीनों के दौरान इस शेयर के प्राइस के अंदर देखने के लिए मिला है। 52 वीक 1318 है, हालांकि वहाँ से अभी तकरीबन जो है 10% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि HDFC बैंक की क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे, तो देखिए क्वार्टर रिजल्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो हमने इसको थोड़ा सा जो है एनलार्ज कर दिया आपके लिए। तो अब देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं कि एक्सिस बैंक के जो रिज़ल्ट हैं उसमें जो इनकम्स हैं वो कहाँ से आएंगी। तो देखिएगा, जो बैंकिंग की जो इनकम होती है वो ब्याज से पैसा आता है। दूसरा, जो कमीशन बेस या फीस बेस इनकम होती है जिसको मदर इनकम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखिएगा, ब्याज कहाँ से आता है, जो आप उधार पैसा देते हैं वो ब्याज आता है। जो इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड्स के अंदर, जिनको हम ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वहाँ से पैसा आता है। तीसरा जो पैसा आता है, जो RBI के पास आपने अपना एडिशनल फंड्स रखे या दूसरे बैंकों को जो पैसा दिया हो, इसके अलावा जो मिसलेनियस इनकम्स हैं वो बैंक के पास आती हैं। और खर्चा कहाँ पे होता है, बैंक का मेजर खर्चा होता है ब्याज देने पे, यानी कि जो डिपॉजिटर्स हैं जिनको सेविंग बैंक में पैसा है उसके ऊपर ब्याज देते हैं, जो FD हैं या रिकरिंग डिपॉजिट है उन पर बैंक ब्याज देता है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी और बाकी जो बैंक के जो कामकाजी खर्चे हैं वो किए जाते हैं। तो धंधा जो है बहुत ही बढ़िया होता है। बैंक सस्ते रेट पे पैसा उठाता है और महंगे रेट पे ब्याज देता है, लेकिन उसके सामने एक समस्या आती है कि जो पैसा उसने उधार दिया है उसमें से कहीं कुछ पैसा डूब तो नहीं गया। वो डूबने की जो समस्या होती है तो वो भी एक जो है बैंकों का खर्चा है, उसको हालांकि सेपरेटली शो किया जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि बैंक के जो इनकम्स हैं वो किस तरीके की रही। मैं जो डिसीजंस हैं बैंकों के जब भी एनालिसिस में लेता हूँ तो मैं पिछले क्वार्टर्स के साथ जो है कंपेयर करता हूँ, क्योंकि उसी से एक बेस्ट जजमेंट आपका बन सकता है। हालांकि हम थोड़ा सा रेफरेंस के लिए पिछले साल के सेम क्वार्टर को भी देख सकते हैं। अब मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो इस चर्चा के अंदर जो सबसे खास बात ये है कि बैंक की इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जो पिछले क्वार्टर में इनकम थी उससे भी 200 करोड़ रुपए कम ही इन्होंने जनरेट किया। अब इस क्वार्टर में खास बात क्या थी, देखिएगा, इस क्वार्टर में सबसे खास बात ये थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल घट रही थी। तो जब से रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल घटती है तो जो बैंकों के पास गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वहाँ से इनकम आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इफेक्टिव यील्ड्स है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो इफेक्टिव यील्ड्स है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है इफेक्टिव यील्ड, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यूशंस भी चेंज हो जाता है तो वो बढ़ती है। तो यहाँ पर एक स्लाइटली इंक्रीज देखने के लिए मिला, लेकिन जो कस्टमर से ब्याज के पैसे मिले वो बिल्कुल ना के बराबर घटे हैं, हालांकि बढ़े तो नहीं हैं। हालांकि वो भी तकरीबन 170 करोड़ के आसपास घटे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बाकी बैंकों से इंटरेस्ट है वो मोर और लेस ज़्यादा अमाउंट है नहीं, अदर्स में भी कुछ खास है नहीं। फीस बेस इनकम में एक अच्छा खासा इन्होंने बढ़ोतरी की है, जो कि 5% की बढ़ोतरी है। तो ये हम एक वेलकम स्टेप मानते हैं कि भाई ठीक है, बैंक ने अच्छा किया, ऑपरेशन
के फ्रंट पर अगर हम बात करें तो ये 5% एक पॉजिटिव हम लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं भाई खर्चों की तरफ। तो खर्चे में क्या हुआ कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल घट रही थी तो बैंकों का ब्याज भी घटना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो ब्याज बढ़कर आया, हालांकि स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एफडी के ऊपर एक बार फिक्स हो जाते हैं तो उसको घटने में टाइम भी लगता है, तो वो अभी जो है इम्पैक्ट आया नहीं उसका। उसके बाद 10% का राइज ना एम्प्लॉय की कॉस्ट में हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह लगा लीजिए आप, या जो बाकी खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। अब बात करते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें ड्रॉप आया है 15% का, यानी कि खर्चे 15% कम कर दिए। इन्फ्लेशन कम नहीं हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। देखिएगा जब भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, यानी कि ये जो हम 3 महीने की बात कर रहे हैं, किसी भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर जब आपको लगता है कि कोई बहुत मेजर खर्चा आना है, तो मैनेजमेंट ये चीज़ कंट्रोल करती है कि जो खर्चे कुछ जो इस क्वार्टर में होने वाले होते हैं उनको डेफर किया जाता है कि भाई ठीक है, इस खर्चे को भी अब छोड़िए, अगले क्वार्टर में डालते हैं। आप लोग फैमिली में भी देखते हैं कि जब आपको पता होता है कि यार फैमिली में कोई इनकम आपको अगले महीने में आने वाली है, तो फैमिली के जो हेड होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस बार खर्चा कम कर लेते हैं, जब अगले महीने में इनकम ज़्यादा आएगी तब हम जो है खर्चा कर लेंगे, तो खर्चे को डेफर कर दिया जाता है। तो जनरली मैनेजमेंट ने जो खर्चे करने थे अपने बैंक की ऑपरेशंस के लिए, कि कोई ग्रोथ करने के लिए या कुछ नई ब्रांचेस खोलने के लिए या कुछ एडिशनल एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं कि चलो भाई इस बार ना लॉस हो रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। तो लॉस तो नहीं हुआ हालांकि, लेकिन है तो बैंक प्रॉफिट में, लेकिन यहाँ पे जो खर्चे हैं वो कम हुए। तो बहुत लोगों को लगेगा कि इन्फ्लेशन घट गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि भाई ऑपरेशन फ्रंट के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आया 11,515 करोड़, जो पिछले क्वार्टर से बढ़ के आया है और पिछले साल के भी सेम क्वार्टर से बढ़ के आया है। यानी कि यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 6.5-7% बढ़ के आया है। लेकिन यहाँ से कोई गेम नहीं बदल रहा है, गेम बदल रहा है अब जो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो पैसा डूबने की संभावना है और जो नहीं डूब रहा उसके ऊपर भी बैंक प्रोविजंस बनाते हैं। वो जो प्रोविजंस के अंदर मेजर पोर्शन होता है वो डूबने वाला होता है, यानी कि एनपीए वाला होता है, और जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं यानी कि जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनको हम परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, तो जो स्टैंडर्ड एसेट्स या परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें भी एक माइनर सा प्रोविजन बनाते हैं 0.4 का, तो वो भी बैंक जो है 1% से ऊपर बना रहा है। तो बैंक हालांकि थोड़ा सा रेगुलेटरी से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर साइड में, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। अब देखिएगा ये जो इनका एनपीए का लॉस था वो पिछले क्वार्टर में था 1359 करोड़, और जो इस बार है 3947 करोड़, यानी कि तकरीबन 3 गुना के आसपास हो गया। यानी कि बैड लोन की समस्या लगभग 3 गुना हो गई। और इस रिजल्ट की सबसे ख़राब चीज़ यही है, इस रिजल्ट की सबसे ख़राब चीज़ यही है, ये जो एनपीए बढ़ के आए हैं। अब ये जो एनपीए बढ़ के आए हैं तो मैनेजमेंट कह रही है जी हमने एक टेक्निकल एडजस्टमेंट की है अकाउंटिंग के अंदर। देखिए भाई साहब, आपका पैसा डूब रहा है ना, तभी की होगी, चलो फिर भी मान लेते हैं। अगर वो टेक्निकल एडजस्टमेंट भी नहीं होती तो लॉस होता 3127 करोड़, जो मैं साइड में ये इनकी रिपोर्टिंग के अंदर है, वहाँ से हमने इसको लेके आए हैं। तो उस रिपोर्टिंग में बताया कि जो चलिए अगर वो नहीं होती एडजस्टमेंट तो 3127 करोड़ का होता है, जो भी छोटा अमाउंट नहीं है। इसका मतलब है कि बैंक के अंदर बैड लोन्स की समस्या जबरदस्त थी इस क्वार्टर के अंदर, और बैंकों ने राइट ऑफ किया है। और देखिएगा इसका इंडिकेशंस मैं जो डेली एनालिसिस वीडियो उसमें भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि देखिएगा जिस तरीके से जीडीपी के डेटा नीचे की तरफ आए, आईआईपी के डेटा नीचे की तरफ आए और इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रही है, तो लोग सोच रहे हैं इन्फ्लेशन कम होगी। नहीं, इन्फ्लेशन कम नहीं होगी है, जो वास्तव में जो चीज़ें हैं वो प्राइस नीचे से ले आ रहे हैं, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की वो घट रही है। और जो पर्सनल लोन दिए गए हैं या जो लोन कॉर्पोरेट्स को भी दिए गए हैं, एसएमई सेक्टर को दिए गए हैं, उसमें रिकवरी नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से ये राइट ऑफ हुआ है। अब यहीं पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ ये चर्चा केवल एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बारे में नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर किसी ने बॉटम फिशिंग के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर खरीदा था क्योंकि बैंकों में एक अच्छी तेजी थी, तो उनको निकलने का समय आ गया है। अगर प्रॉफिट है तो भी, और अगर नहीं है तो भी स्टॉप लॉस काटने का समय आ गया है। अब इस रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, जितने भी रिटेल बैंक्स हैं, मैं ये इसकी सेगमेंट पे आता हूँ पहले,
क्योंकि सेगमेंट रिपोर्ट पे आता हूँ मैं, अभी ईपीएस वगैरह पे बाद में बात करूँगा। अब देखिएगा इसकी जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है उसमें आपको चीज़ समझ में आएगी। बैंक का जो पूरा प्रॉफिट पिछले बार 1279 करोड़ था ट्रेजरी से, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट टाइप की इनकम से, उससे वो लगभग डबल हो गया। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। लेकिन जो होलसेल बैंकिंग में पैसा दिया था, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स को पैसा देते हैं 3747 करोड़ था, वो घटकर हो गया 2737, यानी कि जो 1000 करोड़ का डेंट आया है इस प्रॉफिट के अंदर, उसमें मोटा मोटी इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट भी है, लेकिन तकरीबन 1000 करोड़ का डेंट आया है, जिसमें मेजर पोर्शन बैड लोन्स का है। ये बैड लोन की समस्या, तो ये आपको अब समझनी चाहिए कि जो कॉर्पोरेट लैंडिंग हुई है उसमें बैड लोन आया है, और रिटेल में तो बहुत ही बुरा हाल है। जो पिछली बार प्रॉफिट था 2676 का, वो हो गया 1435, और इसमें सारा का सारा ही, अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, नीचे ज़्यादातर पोर्शन केवल और केवल बैड लोन्स की वजह से या एनपीए की वजह से, जिसको स्लिपेजेस भी बोलते हैं। तो ये जो स्लिपेजेस हैं इसने पूरा काम तमाम कर दिया बैंक का, यानी कि तकरीबन जो पिछले बार प्रोविजन था उससे बढ़कर 2200 करोड़ का डेट यहाँ पे आ गया। और अगर आप पिछले साल से भी कंपेयर करें तो 2747 करोड़ की प्रॉफिट थे होलसेल बैंकिंग में, वो सिमिलर है। रिटेल में 2463 थे, वो यहाँ पर तकरीबन 1000 करोड़ घट गए, यानी कि रिटेल में जो डेंट पड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसकी रिटेल लैंडिंग है, डेंट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी बात है एक्सिस बैंक के अंदर जो ये डेंट पड़ा है उसका असर आपको आईसीआईसी बैंक में क्लोजली देखना पड़ेगा। आईसीआईसी बैंक कुछ ऐसा लग रहा था पिछले 2-3 क्वार्टर से कि प्रोविजंस बहुत लोअर साइड में दिखा रहा था। वो शायद इस बार अगर ठीक होते हैं, अगर उनकी भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर भी एक डेंट पड़ सकता है, स्पेशली रिटेल लोन बैंकिंग में। हालांकि उनका होलसेल बैंकिंग में भी काफ़ी बिजनेस है। तीसरी बात जो हमारे को अभी तक समझ में नहीं आ रही कि एचडीएफसी बैंक ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट अर्निंग्स से 3 दिन पहले दी है। उन्होंने कहा कि हम बोनस अनाउंस कर सकते हैं, हम एक स्पेशल डिविडेंड दे सकते हैं। स्पेशल डिविडेंड मुझे समझ में आता है क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल्स का जो प्रॉफिट आया है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं शोल्डर्स में, ओके। लेकिन साथ में बोनस भी अनाउंसमेंट हो रही है, बोनस भी शेयर्स देने की बात हो रही है, क्योंकि स्प्लिट तो हो नहीं सकता वो फेस वैल्यू 1 रुपये एचडीएफसी बैंक की। तो यहाँ पर इस एक्सिस बैंक के रिजल्ट को देख के हमें ऐसा लग रहा है कहीं एचडीएफसी बैंक को भी तो एनपीए की समस्या नहीं आने वाली है। तो ये ओवरऑल पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंसिडर करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा आपको कि ये जो एनपीए की समस्या है ये पूरे प्राइवेट सेक्टर के बैंक में तो नहीं आएगी, और इसका इम्पैक्ट आपको कल बैंक निफ्टी स्टॉक्स में देखने के लिए नेगेटिवली मिल सकता है। क्योंकि रीजंस मैं जो है मैं ये तो नहीं कह रहा कि कितना इम्पैक्ट होगा, बट हाँ चांसेस हैं कि ये जो है नेगेटिव चीज़ें जो है निकल कर आ रही है, क्योंकि इसके एनपीए ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बाकी पूरे सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये कह रहे हैं ये टेक्निकल बेसिस पर है, तो वो मैं आगे चर्चा करूंगा। अब अगर हम देखें तो पूरा जो इम्पैक्ट आया वो क्या आया, वो इम्पैक्ट ये आया कि जो ईपीएस इनके पिछले क्वार्टर में आ रही थी तकरीबन 22.99, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं, यानी कि प्योर बैंकिंग वाले बिजनेस है। सब्सिडरी के साथ मिला के देखेंगे तो थोड़ा सा ईपीएस आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। अब यहाँ पर हालांकि कंसोलिडेटेड में भी घट के आई है ईपीएस, ये पक्का है, क्योंकि मेजर तो बिजनेस बैंक का ही है। अब ये बैंक में जो तकरीबन 23 रुपये के आसपास की ईपीएस थी वो 18.73 रुपये हो गई, और ये जो डेंट है 15-20% के आसपास, 15% से ऊपर का जो डेंट पड़ता है, इट इज़ नॉट गुड। और बाजार इस पर क्या रिएक्ट करेगा वो तो कल की बात है, और कितना अनुमान है कि कितना शेयर का प्राइस टूट सकता है वो इसी वीडियो के अगले हिस्से में आपसे बात करेंगे। रिटर्न ऑन असेट्स, यानी कि जो बैंक की असेट्स हैं उनके ऊपर जो रिटर्न्स जो जनरेट कर रहे हैं वो 1.83 थी पिछले क्वार्टर में, जो इस बार 1.47 है, यानी कि रिटर्न्स भी कम हो गई है। उसके अलावा अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में जो कैपिटल होती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो भी स्लाइटली लोअर साइड हो गई। यानी कि अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की भी बात करेंगे तो वो भी 3.8% पे है, तो कोई बहुत अच्छी नहीं है सिचुएशन। और अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो क्वार्टर जो ब्याज लेने और देने का बीच का डिफरेंस है वो भी 2% डाउन हो गया है। अगर हम बात करें कि भाई जो प्रोविजंस में है कि वो टेक्निकल इम्पैक्ट, तो 821 करोड़ का जो है वो टेक्निकल इम्पैक्ट इन्होंने कह रहे हैं, हमने एक अकाउंटिंग बदली है जिसकी वजह से एक्सेलरेट कर गए हैं हमारे 821 करोड़ के जो प्रोविजंस हैं। चलिए जी, फिर भी भाई साहब 3127 करोड़ कम नहीं होता,
3,900 कुछ करोड़ है ना, तो 3,127 करोड़ भी कम नहीं होता है। तो ये भी 2.5 गुना के आसपास होता है जो आपने पिछली बार प्रोविजन बनाया है। तो ज़्यादातर चीज़ें असेट्स क्वालिटी के ऊपर है। ग्रोस स्लिपेज जो है इस क्वार्टर में हुई 8,200 करोड़ रुपए की, और रिकवरीज और उनको सबको अपग्रेड्स को एडजस्ट करने के बाद ये प्रोविजंस बने। उसके बाद देखेंगे रिटेल में क्या हुआ। देखिएगा रिटेल में 2,456 करोड़ के असेट्स क्वालिटी में एनपीए थे, वो इस बार 3,636 करोड़ से, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 1,000 करोड़ के आसपास। तो अल्टीमेटली नॉट गुड। तो अब उसका असर क्या हुआ? उसका असर हुआ जी एडीआर में। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो एडीआर एक्सिस बैंक का ट्रेड करते हैं, जो 5 इक्विटी शेयर्स के बराबर है, 5 इक्विटी शेयर्स के बराबर है, और उसका जो भाव चल रहा है वो $64.4 चल रहा है, राइट। इसको 5 से डिवाइड कर दोगे 1 शेयर का भाव आ जाएगा, यानी कि जो भी तकरीबन 12.88 के आसपास आ रहा है वो भाव आ गया, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 86 रुपीज़ का डॉलर के भाव से, तो 1,109 रुपये का भाव आ रहा है। तो 1,108 1,109 के आसपास भाव आ रहा है। और अभी एक्सिस बैंक कहाँ बंद हुआ है? 1,159 रुपये। तो तकरीबन जो भाव आ रहा है वो 4% के आसपास की कमजोरी का आ रहा है। अब ये आएगा या नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, बट अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट है, वो मैंने आपके साथ बात किया। अब एक्सिस बैंक का जो शेयर्स है वो आज हालांकि फ्लैट ही था, 0.68% की कमजोरी थी। एक्सिस बैंक का देखिएगा 1.81% निफ्टी 50 के अंदर वेट है, यानी कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसमें 1.81% का वेटेज है। और अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो 8.4% का है। मान लेते हैं कि अगर ये 4% ये टूटता है और 8% का इसमें वेट है तो 0.32, यानी कि तकरीबन 0.53, यानी कि 160 से लेके 200 पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। तो 160 से 200 पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सिस बैंक के शेयर प्राइस अगर 4% से ज़्यादा टूटते हैं तो इतना इम्पैक्ट खाली एक्सिस बैंक के शेयर से हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो रैली हुई है पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से वो तकरीबन 10% की रैली हुई है बैंक निफ्टी में, और रिजल्ट उनके पैमानों पर खरे नहीं उतर रहे। लॉन्ग टर्म देखिएगा अच्छा है, वो तो मानते ही हैं इंडिया का, लेकिन आज की डेट में वैल्यूएशंस जो है जस्टिफाई नहीं होंगी अगर इस तरीके की एनपीए की प्रॉब्लम दोनों बैंकों में और आती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हैवी वेट्स बैंक्स हैं उस कैटेगरी के अंदर ये भी आता है, क्योंकि 8% वेट रखना निफ्टी बैंक में कम नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो 56-57 हज़ार पे चल रहा है, तो 0.33 के आसपास अगर निफ्टी बैंक में ये वेटेज रखता है। और सबसे खास बात ये कि बैंक निफ्टी की सेंटीमेंट भी ख़राब कर सकता है ये, क्योंकि इससे बाकी बैंकों पे भी जो संशय वाली स्थिति है वो बनती हुई नज़र आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इतने समय के अंदर मैंने आपके साथ ये चर्चा करने की कोशिश की, रिजल्ट के साथ जो इम्पैक्ट हो सकते हैं वो भी सब चर्चा में लाए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।